हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्शन आईएएस के टेस्ट का। बीपीएससी 68 प्री का पहला टेस्ट है ये, और इसमें हम देखेंगे, ये देखिए टेस्ट जो है ना, ये मेरे ख्याल से इतिहास का है। ठीक है, वैसे इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है। फिलहाल ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है ये। इसमें 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न पूरे के पूरे हम देखेंगे और व्याख्या भी करेंगे इसकी। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे इस पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, तोल्काप्पियम किसका नाम है? तो भैया ये तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। याद रखना, ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईसवी सन तक के बीच में लिखी गई है। याद रखना, यह एक व्याकरण और अलंकार ग्रंथ है। ये भी याद रखना है। ये 3 भागों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों भाग का नाम सुन लेते हैं। तो यजुताधिकारम, सल्लाधिकारम और पौरुलाधिकारम। ठीक है, 3 भाग हैं इसके, और तीनों भाग में याद रखना कि प्रत्येक के 9 भाग, मतलब 9 त्रिक 27 भागों में विभाजित है। इस तरीके से मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, 5वीं सदी के, और इसके जो लेखक है ना, तोल्काप्पियर इसके लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलाप्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो शिल्पाधिकारम एक तमिल साहित्य है, जैसे कि आप लोगों को पता है, पहला महाकाव्य भी है ये। इसका शाब्दिक अर्थ याद रखना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर, मतलब पायल की कहानी। इसमें संपूर्ण कथा जो है नूपुर के चारों तरफ ही घूमती रहती है। याद रखना, संगमकालीन महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। इसमें चोर शासक जो हैं सेन गुट्टुवन के भाई हैं इलंगो अडिगल ने इसकी रचना की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किस नदी का वर्णन किया गया है? तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कावेरी नदी का वर्णन किया गया है। सूर्य और चंद्रमा का भी वर्णन किया गया है, स्तुति की गई है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें कावेरी का नाम आ जाएगा, कावेरी का वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए, हमने पढ़ाया है केरल पुत्र, सत्यपुत्र पुत्र के बारे में हमने पहले ही पढ़ा रखा है। तो इसमें कई सारे नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर मतलब संगम काल भी है, संगम साहित्य, संगम जो काल है उसके सभी राजाओं का नाम मिलेगा, वंशावलियों का। इसके साथ साथ केरल पुत्र, सत्यपुत्र, ताम्रलिप्ति नहीं, ताम्रपर्णी, ऐसे करके, तो इन सब का वर्णन है इसमें। एक कुल मिला के इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो इसका जो पहला, इसका सही उत्तर है पांड्यों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। अगला प्रश्न है उरैयूर। और एक चीज़ और याद रखना, पांड्य राजा तो थे ही, इसमें एक ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पांड्य राजा हैं वो क्या है? तो भैया उनका दक्षिण भारत में विस्तार मिलता है। याद रखना, रामायण महाभारत अर्थशास्त्र अशोक के लेख के साथ साथ यूनानी रोमन विवरणों में भी इन सब का उल्लेख मिलता है। अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उरैयूर प्रसिद्ध है। उरैयूर क्या है भाई? उरैयूर जो है ना, चोलों से संबंधित है। ठीक है, उरैयूर जो है ना, प्राचीन काल में सूती कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चोल क्या है? चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र था उरैयूर। याद रखना, सूती कपड़े व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तिरुचिरापल्ली शहर में उरैयूर स्थित है। आज के समय में, उस समय प्रारंभिक चोलों की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इसका इतिहास अगर देखें 300 ईसा पूर्व से पहले का है, और इस समय उत्तर भारत में अशोक का साम्राज्य भी था, और अशोक सातवाहनों के अभिलेख में उरैयूर को चोलों का गढ़ और केंद्र बताया गया है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। ठीक है, भास्कर किससे संबंधित है? तो भास्कर कौन है भाई? सबसे बड़ी बात, तो भास्कर संबंधित है असम का वर्मन राजवंश है, उसी से संबंधित है भास्कर, ध्यान रखना। तो अब इसमें अगर देख लेंगे इसकी व्याख्या, तो वर्मन राजवंश का अंतिम शासक था। हर्षचरित में भास्कर द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख मिलता है। भास्कर वर्मन का कार्यकाल अगर देखा जाए 600 से 650 ईस्वी सन के बीच माना जाता है, और इस समय गौड़ देश या बंगाल में शशांक राजा का शासन हुआ करता था, शशांक के समय का है। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो समुद्र पत्तन जो काकतीयों का था, देखिए पहली बात तो याद रखना, काकतीय जो है वो गणपति देव ने जब अपनी राजधानी बनाई अमनकोंडा से वारंगल की तरफ ले गया था, तो इसी समय इस क्षेत्र की समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ठीक है,
और याद रखना कि इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो था मोटूपल्ली, मोटूपल्ली नाम है उसका, ठीक है। सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? सम्राट हर्ष ने करवाया था और बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन, तो देखिए उस समय जो प्रमुख स्थान था वो था आपका थानेसर, है ना, थानेसर। हर्ष ने बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इसने कन्नौज और प्रयाग में इसने इसका आयोजन किया था। तो कन्नौज और प्रयाग बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रचारित करने के लिए काम किया था। सही उत्तर हो गया ई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? देखिए नालंदा की यात्रा किसने की थी? ह्वेनसांग, फाहियान, यूसी या फिर इत्सिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ह्वेनसांग, है ना, ह्वेनसांग देखो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था ही। इसके साथ साथ देखो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, 15 साल तक रहा भी है। अपनी जब इसने किताब भी लिखी CUकी की रचना भी इसने की थी। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, इस समय इत्सिंग भी आया हुआ था, मतलब नालंदा में जो गया है ह्वेनसांग भी गया है और इत्सिंग भी गया, मतलब सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो ये सबको पता होगा फिलहाल। इसका जो सही उत्तर है वो है कुमारगुप्त प्रथम। भारत के अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये कौन करवाता था भाई? ये काम करवाते थे मागध लोग। मागध कौन थे भाई? देखो मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी हुआ करता था। इतिहासकार बताते हैं कि इतिवृत्तों मतलब इन सब कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत या मागध कहते थे, ठीक है। तो मागध होते थे ये लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसमें क्या है ना, सबसे पहली बात तो उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, बात सही है। उसने कन्नौज को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये भी सही है, ठीक है। इसने कन्नौज को दूसरी उज्जैन को अपनी राजधानी बना दी। उसके काल में ह्वेनसांग आया था क्या इसके समय में? इसके समय में ह्वेनसांग नहीं, फाहियान आया हुआ था फिलहाल, और विक्रमादित्य इसकी उपाधि तो थी ही। तो A, B और D सही, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है? तो देखो सबसे पहले आता है, पहले आएगा भैया बढ़ते हुए क्रम में देखना है। सबसे सबसे छोटा क्या था? सबसे छोटा होता था ग्राम, है ना, सबसे छोटा है ग्राम, उसके बाद विथियाँ, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राज्य, ऐसे होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो स्वर्ण मुद्राएं जो थी गुप्त काल की, उनका नाम हुआ करता था दीनार, ठीक है, दीनार हमें याद रखना है। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी प्राचीन काल में गुप्त राजाओं के समय में, जो उनके अभिलेखों में दीनार कहा गया। हालांकि कुषाण वंश की तुलना में गुप्त कालों के सिक्के कम मात्रा में रहे, फिर भी प्राचीन भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चलाए गए थे, ठीक है। सही उत्तर हो गया सी, इसका दीनार सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था? तो इसमें जो 12 चंद्रमास में विभाजित किए थे उनका नाम था माठर, है ना, माठर। भाई माठर कौन भाई? माठरों ने क्या किया था? 12 चंद्रमासों में इसको विभाजित किया था। इसकी जानकारी मिलती है कि जो कृषि कार्यों में उपयोगी सिद्ध हुआ था, ठीक है। और माठर वंश का इतिहास जो है ना उड़ीसा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? अग्रहारिक क्या करता था भाई? अग्रहारिक की अगर हम बात करें ना, तो अग्रहारिक धार्मिक न्याय का काम देखता था, धार्मिक न्यास वाला काम देखता था। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा जाता है? रचनात्मक काल पूर्वी भारत में किस काल को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर वो है 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय है रचनात्मक काल का। प्राचीन भारत में विष्टि पद जो पद है संदर्भित है, विष्टि पद संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है? ये है बलात्श्रम से। विष्टि आपको ध्यान रखना गुप्त काल से संबंधित है। और गुप्त काल के दौरान मध्य और पश्चिमी भारत में किसान शाही सेना अधिकारियों की सेवा के लिए जबरन मजदूरी करते थे, जिसे विष्टि कहते थे, ठीक है, करने को विवश हो जाते थे। इसके बारे में उल्लेख मिलता है गुप्त काल के अभिलेखों में, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न देखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में पहली बार आक्रमण किया था? प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानी शक पहला कुषाण, आपको पता है, तो इसका सही उत्तर यूनानी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? देखो चंद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने करवाया, रुद्रदामन फर्स्ट ने भी करवाया, तो इसका अशोक ने भी करवाया। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो गया ई, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, जीर्णोद्धार करवाया था। और ये कहाँ है? ये है भैया गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है, काठियावाड़ क्षेत्र में है। और याद रखना इसका निर्माण करवाया था इसने। बाकी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब इसी का, चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक राज्यपाल हुआ करता था, पुष्यगुप्त, जिसने एक सिंचाई क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए पश्चिमोत्तर भारत में, वो भी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुषाणों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला का महान केंद्र? बौद्ध कला का महान केंद्र कुषाणों के काल में कौन था? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके बारे में सही उत्तर देखिए, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा और है अमरावती। तो नागार्जुन कोंडा भी सही है, अमरावती भी सही, सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किया? जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्र दामन से, आप लोग पढ़े होंगे, इससे सही उत्तर रुद्र दामन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है? देखो जहाज के चित्र के बारे में अगर बात करें ना, तो जो जहाज का निर्माण, जहाज जैसे चित्र का निर्माण वही करवाएगा जो मतलब पानी वाली जहाजें, पानी वानी में अपना वो करे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यज्ञ श्री सातकर्णी हो सकता है, लेकिन रुद्र दामन का नाम इसमें नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो कुषाण, ये किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्र दामन से। सिक्कों, किसके सिक्कों पर जहाज अंकित है, जहाज का चित्र अंकित है? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था? किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था भैया? तो गौलमिक का मतलब है ग्राम का प्रधान होता था। अब ये था कौन? गौलमिक ग्रामीण क्षेत्र का प्रधान होता था। तो गौलमिक के बारे में एक चीज़ याद रखना, तो गौलमिक ग्राम का प्रधान होता था, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम इसको सौंपा जाता था और वह ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखता था, मतलब विकल्प सी सही है। निम्न में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एका ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ना गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, सही उत्तर इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को का पोषक माना जाता है, ब्राह्मण धर्म का पोषक माना जाता है इसे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? देखो ये अगर ऐसे अनुमान लगाया जाए ना तो कुषाण से हो सकता है हमारे हिसाब से, तो सही उत्तर इसका कुषाण ही होगा, क्योंकि कनिष्क का लंबा चौड़ा एरिया रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो सके 50 से प्रश्न करेंगे। ठीक है, 4वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ था। सातवाहनों की जगह पर वो स्थानीय शक्ति का नाम क्या था? कहाँ पे था ये ध्यान रखना पहले, महाराष्ट्र और विदर्भ वाले एरिया में। तो सही उत्तर है उसका आपका वाकाटक। ठीक है, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। इरिथ्रियन यूनानी नाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए काली मिर्च उनके बहुत, काली मिर्च के बहुत प्रिय होते थे ना, काली मिर्च उनके लिए बहुत प्रिय होती थी, बहुत अच्छी होती थी, तो इसलिए वो इरिथ्रियन हो सकता है वो काली मिर्च के लिए रखे हों। लेकिन एक चीज़ और है, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक किताब है ना, तो वो लाल सागर से संबंधित हो सकता है। तो इसे यहाँ पे मेरे ख्याल से लाल सागर ही सही है, सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए? देखो पहली बार जारी किया किसी ने और किसी ने प्रचलित करवाया था। देखो पहली बात याद रखना, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण है। ठीक है, ये है क्रम इनका। अब हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, आपको ये पता होना चाहिए, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। और उसके बाद अगर आए किसने प्रचलन करवाया तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुषाणों ने करवाया था पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब भारत में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, है ना, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्रहार, अग्रहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अग्रहार क्या थी? एक भूमिदान प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, और भूमिदान प्रणाली जो थी ना, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती थी। और यह भूमि भैया आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशियों के भुगतान से मुक्त होती थी, आपको याद होना चाहिए, ये भी ब्राह्मणों को दी गई राजस्व मुक्त भूमि होती थी अग्रहार। ठीक है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है?
देखो विनय पिटक, श्रुति पिटक, अभिधम्म पिटक, महावामसा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इसमें सही उत्तर हो जाएगा महावामसा में। महावामसा में अशोक का विवरण मिलता है हमें। महावामसा पाली में लिखा गया एक ग्रंथ है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन करता है। मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। देखो अशोक के नाम का उल्लेख आप सुने होंगे भाब्रू या वैराट स्तंभलेख, तो सही उत्तर ए हो जाएगा 33, है ना। अशोक के नाम का उल्लेख प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है, जो कर्नाटक के 3 स्थान मास्की, उडगोलन और मध्य प्रदेश के गुर्जरा में मिला। अच्छा ठीक है, प्रथम लघु शिलालेख है, सॉरी माफ करिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम लघु शिलालेख। भाब्रू में ना अशोक ने खुद को राजा बताया है, भाब्रू या बैराट में। ठीक है, अशोक से पूर्व, अशोक से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। अशोक से पहले की बात कर रहे हैं, तो अशोक से पहले किसने किया होगा ये काम। देखो अखनातून, सेल्यूकस, निकेटर उकेटर की बात नहीं करेंगे। अखनातून कौन था भाई। अखनातून के बारे में अगर बात की जाए तो अखनातून ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र का शासक हुआ करता था, जो शांतिवादी नीति का प्रचारक था। मिस्र में 18वें वंश का ये शासक था। इसने मिस्र के प्राचीन धर्म पर प्रतिबंध लगाया और एकेश्वरवाद को मान्यता दी थी। ठीक है, एकेश्वरवाद पर बल दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट अंतिम कौन था। तो वो था बृहद्रथ। इसी की हत्या करके शुंग वंश की नींव पड़ी थी। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था। अब इसमें देखिए कई सारे लोग हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अलावा और जो लिपियाँ नहीं ना, उनको अलग अलग लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें जो ब्राह्मी और खरोष्ठी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, जेम्स प्रिंसेप जो कि एक अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 1838 में इन्होंने ही ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों को पढ़ा था। सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित। सन्निधाता कौन भाई। अब देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो सन्निधाता जो है ना, राजकीय कोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जब से आपको पता है कि 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, उच्चाधिकारियों को ही वहाँ मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था। सन्निधाता, समाहर्ता इसमें प्रमुख थे। सन्निधाता राजकीय कोष भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। यह प्राचीन काल में राजकोष का प्रधान अधिकारी भी होता था। ठीक है, अगला प्रश्न, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है। निगाली सागर, देखो निगाली सागर का जो संबंध है ना, वो है बौद्ध धर्म से। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को हमने बताया भी है मेरे ख्याल से, कि नेपाल की तराई में स्थित है। ये इससे पता ये चलता है कि मौर्य शासक जो अशोक था ना, इसने यहाँ की यात्रा की थी निगाली सागर वाले में। ठीक है, और कनक मूली मतलब बुद्ध के स्तूप का आकार जो है ना, वो 2 गुना उसने करवा दिया था निगाली सागर अभिलेख। ठीक है, तो सही उत्तर भी हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। देखो महावीर से जिस नगर का संबंध नहीं है वो है लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में द्विज संबंध जो था वो क्या था। उच्च वर्ण से संबंधित था। द्विज श्रेष्ठ कहा जाता ना उनको, चाणक्य को, है ना। सही उत्तर उच्च वर्ण हो जाएगा। सही उत्तर हो गया उच्च वर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को काट दिया था। देखो इसके बारे में सबको पता होगा, शशांक था, बंगाल का शासक था ना, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी सन की बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि किसके प्रवर्तक हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अब कपिल मुनि जो है न्याय के हैं मेरे ख्याल से, है ना। कपिल मुनि न्याय के हैं कि सांख्य। कपिल मुनि सांख्य के हैं। ठीक है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। ओके, सही उत्तर हो गया सांख्य। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। श्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, हमें ये देखना है। तो श्रमण जो शब्द है ना, वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था वही होते थे श्रमण। ठीक है, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित था। बौद्ध धर्म में जो वैशाख है ना, वैशाख किससे संबंधित है, वो है भैया बुद्ध जयंती से संबंधित, ध्यान रखना वैशाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। देखो मगध किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मगध, क्योंकि मगध का जो उत्कर्ष है ना, उसके प्रमुख कारणों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नदियों का बहाव, पहाड़ियों से घिरा हुआ जंगली क्षेत्र वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों को हम पढ़ाए भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर सही में होगा वो हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है। आनंद वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पशु। ठीक है,
पशु आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सूत्र पिटक में पालतू पशुओं को आनंद, वनंद और सुखदा कहा गया है। बुद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सूत्र पिटक जो है त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। याद रखना, बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने जो लोक सेवा की उसका विवरण इसी में मिलता है। सही उत्तर हो गया पशु, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? देखो महाजनपद नहीं है तो इसमें मगध तो है ही है, पंचाल भी है ना, गंधार, गंधार भी है क्या? गंधार भी है, ठीक है। इसमें पुहार, पुहार ना एक बंदरगाह है, ठीक है। तो पुहार क्या है? महाजनपद नहीं होकर दक्षिण भारत के चोल राजवंश का एक भाग हुआ करता था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये भैया ऋग्वेद में देखो नहीं मिलेगा, पहले बताते रहे, ऋग्वेद में ये नहीं मिलेगा और ये मिलेगा आपके यजुर्वेद में लोहे का उल्लेख, ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्ण आयस कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? देखो इंद्र हैं, आकाश, आकाश के देवता हैं, पशुपति तो ही हैं, आकाश के देवता हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश के देवता पशुपति नहीं, सही पशुपति, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित। तो सही उत्तर हो गया बी, ठीक है। हमें लगता है 50 प्रश्न हो गया, तो थोड़ा सा रोक देते हैं और अगले वाले में जो करेंगे ना वो 100 प्रश्न पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए, इसमें सबसे पहले होगा कुल, कुल मतलब परिवार, फिर ग्राम होगा, फिर विश्व होगा, फिर जन होगा, फिर राष्ट्र होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, वैदिक काल में दोहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोहित्री जो है ना वो बेटी के लिए होता था, ठीक है, और गाय वाय के लिए नहीं था, बेटी के लिए होता था, ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो हड़प्पा स्थल जो कोटदीजी है वो कहाँ पे है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके सही उत्तर है वो मोहनजोदड़ो के पास में है, ठीक है। कोटदीजी आपको याद रखना है, कोटदीजी ना हड़प्पा के पास में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में, सिंधु नदी के किनारे। आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी खुदाई 1955 में हुई थी, फजल अहमद खान ने करवाई थी। सिंध सभ्यता का अग्रदूत था ये स्थल जो कोटदीजी है और मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है M.N. रॉय ने लिखी थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में धान्य कटोरा, धान्य कोठार अवस्थित है। धान्य कोठार मतलब वो जो भंडार गृह मिला है ना वो कहाँ है, उसके बारे में आपको याद है। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार भी मिला है भैया, देखो मोहनजोदड़ो में भी है, हड़प्पा में भी मिला हुआ है और कालीबंगा से भी मिला हुआ है। तो सही उत्तर ई हो जाएगा। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या है, क्या था मेहरगढ़? देखो मेहरगढ़, प्राचीन भारत में जो मेहरगढ़ था ना वो संबंधित है बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल है, ठीक है। मेहरगढ़ पढ़ाए हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं। निम्न में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा गया? मेगालिथ क्या है? देखो मेगालिथ मतलब है कब्र हुआ करता था ना वो मेगालिथ, बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, महाश्म संस्कृति जिसको बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? अशोक के अभिलेख में देखो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक तीनों लिपियां हैं, इसलिए सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? कृषि उत्पादन शुरू हुआ सबसे पहले मध्यपाषाण काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, ये भी हमने आपको लिखवा रखा है। मध्य नहीं, नवपाषाण काल, अच्छा कृषि उत्पादन शुरू हुआ, सॉरी गलती हो गई, नवपाषाण से, लेकिन ये मध्यपाषाण में ही इसके उल्लेख मिलने लगते हैं भाई। चलिए में से किस स्थल को ताम्बावती, ताम्बावती मतलब तांबा वाली कहा जाता है? किसे ताम्बावती या तांबा वाली कहा जाता है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है आहाड़। आहाड़ कहाँ है भाई, ये थोड़ा हमको देखना चाहिए। आहाड़ प्राचीन नाम है ताम्बावती, तांबा वाली। आहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी भी होकर इनके पास में मिलता था तांबा। ध्यान रखना दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये आहार नदी के किनारे। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख कहाँ मिलता है? मंदसौर अभिलेख में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती? हर्ष ने क्या लिखा? हर्षचरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका सब उन्होंने लिखी। तो सही उत्तर ई हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी? देखिए इसमें क्या हुआ, एक चीज़ आप देख रहे होंगे पिछले वाले टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में अंतर यही है, इसका ज़्यादातर उत्तर ई है।
ठीक है, तो इसी हिसाब से बीपीएससी में भी प्रश्न रहेगा अब की बार, तो आपको इस बात से ध्यान रखना, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार एक्टिव मोड में ई ऑप्शन रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए। पितृभक्त वंश भी कहते हैं किसी को, वो पितृभक्त वंश कौन है भाई? तो पितृभक्त वंश के बारे में अगर देखें तो माठर वंश, माठर वंश के बारे में ऊपर हमने पढ़ा था ना, उसी बारे में ध्यान रखना। और माठर कहाँ से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो माठर आपका उड़ीसा से संबंधित है ना। चलो अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें तो इसके बारे में याद रखना, सबसे ज़्यादा चैत्य जो है ना कार्ले का है, पश्चिमी दक्कन में स्थित है। चैत्य और विहार ठोस चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। चैत्य और बौद्धों के मंदिर होते थे और विहार जो थे निवास स्थान होते थे भिक्षुओं के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे। ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही कालक्रम है? अब देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, यूनानी शक पहलो कुषाण, ये सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था और संचार जो थे क्या थे? इसके बारे में आप सबको पता होगा। मौर्यकालीन डाक व्यवस्था नहीं, ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। दो प्रकार के होते हैं, संस्था और संचरा। संस्था जो थी वो एक जगह रहकर काम करते, संचरा जो घूम घूम कर काम करते थे। कौटिल्य, अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? इसके बारे में देखो, इसके बारे में याद रखना, ये इसका जो सही उत्तर वो है प्रतिष्ठान श्रावस्ती मार्ग जो था ना वो सबसे उपयोगी उन्होंने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? देखो दिल्ली, टोपरा और मेरठ, ये दोनों अभिलेख हैं जो अशोक के रहे हैं, उनको बाद में दिल्ली लाया गया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में दो हैं, एक मेरठ का एक टोपरा वाला, सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, अगला है, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से चतुर्दान किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जैन सिद्धांत से संबंधित। ये होता क्या है ये हमें जानना चाहिए। तो जैन सिद्धांत है, इसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से दान शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, कुटाग्र शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुटागार शालाएं जो थी वाद विवाद से संबंधित हुआ करती थी। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? अब देखिए पहले तो लोहे का हल तो आएगा नहीं, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ये पुराना प्रश्न है, तो इसमें देखिए सबसे पहले नगर संस्कृति आएगी, फिर लोहे का हल आएगा, फिर पंचमार्क आएंगे, फिर सोने के सिक्के आएंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सट्टी शब्द किस वर्ण के लिए होता था? ये देखिए वैश्य हुआ करते थे, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण नहीं थे। ये सट्टी जो व्यापार में लगे रहते थे उन्हीं बोलते थे, वैश्य होते थे। ठीक है, सही उत्तर हो गया वैश्य, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से संबंध था किसका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल और मगध। कौशल और मगध, कौशल आज के समय में अयोध्या वाला एरिया। ठीक है, याद रखना। चलो, इनमें से कौन बुद्ध की माँ है? बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महाप्रजापति या महामाया, गजलक्ष्मी, पूर्णा? देखो महाप्रजापति गौतमी जो थी उनकी मौसी हुआ करती थी, महामाया थी इनकी माता जी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महामाया, सही उत्तर सी हो गया। बचपन में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन के एक विश्वकोश भी है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? देखिए ये किस बौद्ध परिषद की पूछा गया है ना, तो चौथी वाली का है। अब इसमें देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, अश्वघोष, दो लोग इसमें अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया था। एक चीज़ और याद रखना है, इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही संस्कृत का बोलबाला था। ठीक है, और महायान इसमें सबसे मतलब ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है चौथे वाले में। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर राज्य की यात्रा देखो फाहियान जैसा निकेतन तो रसिया का है, उसे कोई मतलब भी नहीं है। निकोलस भी नहीं, निकोलस या बर्नियर हो सकते हैं, वैसे ट्रबर्नियर हैं मेरे ख्याल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलस है। ठीक है, निकोलस डी कॉन्टी हैं, इटली के हैं, रहने वाले देवराय प्रथम के शासनकाल में आए हुए थे। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। पादशाहनामा का लेखक कौन है? देखो पादशाहनामा का लेखक है ना अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? सती बालिका का मार्मिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो वो है बर्नियर। बर्नियर का नाम आपको याद रखना है। बर्नियर कौन है? बर्नियर के बारे में याद रखना,
उसके बारे में ध्यान रखने से पहले ये देखो, ये 1656 में मुगल काल में आया हुआ था। मुगल दरबार से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है और ये कहाँ का था, फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, इसने 12 वर्षीय बालिका के सती होने का धार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था। किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना, दक्षिण कर्नाटक में जिसने अपने राज्य की स्थापना की थी उस वंश का नाम था गंगवंश। ठीक है, गंगवंश था। अगला प्रश्न निम्नलिखित किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। उत्तर दक्षिण के बीच में सेतु का काम जिसने किया था उसका नाम था राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पाल वंश की स्थापना किसने की थी। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, है ना, गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक था मिहिर भोज। मिहिर भोज था प्रतिहार राजवंश का संस्थापक। सही उत्तर हो गया बी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने, चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है, 850 ईस्वी सन में। ठीक है, गजनवी वंश राजवंश की स्थापना किसने की थी। गजनवी राजवंश की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। ठीक है, अगला है निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूदा सही मेहराब पाई गई। पहली मेहराब कहाँ पाई जाती है भैया, मेहराब वाली जब बात करेंगे ना तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, बलबन का मकबरा जो कि विशुद्ध इस्लामिक शैली का बना हुआ पहला मकबरा भी है। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखना, पहली बार इसमें वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन तो है नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम, सुल्तान बलबन, बलबन का मकबरा तो है ही ना। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं, 90 तक कर देते हैं आज या 100 तक। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी, हमको पता होना चाहिए। तो तुंगभद्रा नदी के बारे में एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, 1336 में नाम सुना होगा आप लोगों ने हरिहर और बुक्का का। तो हरिहर और बुक्का किससे संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे। बंजारे जो होते थे ना वो योद्धा होते थे, व्यापारी नहीं थे, है ना, कृषक भी नहीं थे, मेरे ख्याल से व्यापारी योद्धा होते होंगे या फिर तो घुमक्कड़ होते थे। फिलहाल आज भी आप लोग देखते होंगे गांव एरिया में, फिलहाल ये व्यापारी थे। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, रजिया का विश्वास पात्र, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां निवासी था। अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था, अमीर याकूत खां निवासी था अबिसीनिया का। ठीक है, निम्नलिखित कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते सिंध नदी के तट तक आ पहुंचा था। तो कौन पहुंचा था यहाँ पे तो मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था, ये एक प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ये गुजरात आक्रमण किया था ना, और गुजरात आक्रमण के दौरान ही मलिक काफूर को बंदी बना लिया गया था। नकद वेतन, अगला प्रश्न, नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। देखो नकद वेतन देने के मामले में ना अलाउद्दीन खिलजी बहुत आगे था। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी अच्छाइयाँ रही, उसने कृषि के लिए काम किया, बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था, इसलिए तो अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना अपने को। ठीक है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की। दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, तो इसके बारे में याद होना चाहिए, कृषि से संबंधित है। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई। मतलब एक जजिया जो है ना वो अलग कर है, टैक्स है, उसके रूप में वसूलने की नीति किसने अपनाई थी, तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने भी अच्छी खासी नीतियाँ अपनाई थी, जैसे आम के फलों के बाग लगवाए, सिंचाई व्यवस्था के पर ध्यान दिया, कृषि के लिए अच्छे खासे काम किए। दिल्ली सल्तनत में राहट किससे संबंधित, राहट जो है ना आवास नहीं है, वो सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, आज भी आप राहट देख सकते हैं गाँव क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह बहमनी नाम है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका सही उत्तर अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम के बारे में याद रखना एक चीज़ और, ये मुजफ्फर शाह का पौत्र है और गुजरात के हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया था, पहले कभी लगाया भी नहीं गया था, ये अहमदाबाद इसी के नाम पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, 4 प्रश्न और करेंगे। रवजाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है, तो शासन का वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही है ना मेरे ख्याल से, हाँ, अमीर खुसरो की द्वारा लिखी गई। अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान इसमें कहा गया, पृथ्वी के शासन का सुल्तान कहा गया, युग का विजेता कहा गया, जनता का चरवाहा भी कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है खानकाह संबंधित है सूफी आश्रम से संबंधित है। ध्यान रखना निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन गंज शकर का तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है,
और फरीदुद्दीन गंजेश शकर, इसमें आदि ग्रंथ में फरीदुद्दीन गंजेश शकर के छंदों को ही शामिल किया गया। सही हो गया भैया, सी वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती हैं? भौतिकवाद में जो आस्था रखती हैं भारतीय दर्शन की, वो कौन सी शाखाएं हैं? तो इसके बारे में आपको वही पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है उसमें आ जाएगा आपका न्याय। न्याय आ जाएगा क्या? न्याय तो नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है, सांख्य क्या है, भौतिकवाद का प्रारंभिक प्रारूप है, प्रकृति को दुनिया का सृजन बताया, वैशेषिक में द्रव्य भौतिक तत्वों का बताया गया है, लोकायत जो है आपका चरक की लोकायत में दैवीय लौकिक क्रियाओं को नकारा गया है, मानव का समस्त गतिविधियों का केंद्र बताया गया है। तो कौन सी शाखा में भौतिकवाद में आस्था? अच्छा, भौतिकवाद में जो आस्था रख रही है वो सांख्य है। सांख्य ही है ना? नहीं, एक मिनट, सांख्य और वैशेषिक दोनों है। सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, 50 प्रश्न इसमें भी बच रहा है। ठीक है, अब हमें लग रहा है ना कि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा ठीक नहीं होगा ना, नहीं तो हम अभी कर भी देते हैं, इसको देख लेंगे नहीं तो। ठीक है, अभी 50 प्रश्न है, तो आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो होगी, ये दूसरी वीडियो भी आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।